यह सब बातें मुझे मलक की ज़बानी मालूम हुई। जी हाँ, मैं मलक से मिला और इसके डेरे पर जा पहुंचा था। उस वक्त मुझे सुल्तान की बात का वज़न महसूस हुआ। वाकया ही मुझे लाडो के साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझ पर तो बर्तरी की धुन सवार थी और मैं बताना चाहता था, रघु बुज़दिल नहीं, रघु चूड़ा नहीं, गिरफ्तारी का ख्याल तक नहीं था। लाडो के होते हुए कौन मुझे पकड़ सकता था। बादों के दिन थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। मैं लाडो पर सवार दोपहर के करीब मलक के डेरे पर जा पहुंचा। उसने हैरत और तअज्जुब से मुझे देखा और सबसे ज़्यादा तअज्जुब सुल्ताने को था। वो ललकार कर बोला, रघु, तेरी तकदीर तुझे घेर कर ले आई है। मैंने जवाब दिया, मैं मलक को इतना कमीना नहीं समझता कि वो घर आए हुए दुश्मन पर हाथ उठाएगा। मैं तो इससे 1000 रुपया लेने आया हूँ। उसने कहा था अगर मैं लाडो को ले गया तो ये मुझे 1000 रुपया इनाम देगा। घोड़ी से नीचे उतरा। मैं अपने कौल का पक्का हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, अगर मैं अपने कौल से फिर जाऊँ तो समझना मुझे किसी कुत्ती ने जना है। इतनी बड़ी कसम के बाद मैं मुतमिन हो गया। कोई मुसलमान रसूल पाक की कसम खाकर धोखा नहीं दे सकता। मैं घोड़ी से उतरा। वो अहाते और अपने पुराने मालों को देख कर हिननाई। मलक ने आगे बढ़कर इससे प्यार किया, इसकी गर्दन थपथपाई और देर तक उसे देखता रहा। रघु, तूने लाडो को बड़े प्यार से रखा है, ये पहले से बढ़ गई है। मलक के डेरे पर हर आदमी की आंखों में मुझे बिजलियां सी कौनती नज़र आ रही थीं, जैसे वो मुझ पर टूट पड़ने के लिए बेचैन थे। ख़ास तौर से गुलाम रसूल और अब्दुल तो बार बार मुझे घूरते थे। अगर उनका बस चलता तो शायद वो मेरी तिक्का बोटी कर डालते, क्योंकि घोड़ी पर उसी रात उन्हीं का पहरा था जब मैं उसे ले उड़ा था। और सुल्ताना तो मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखता था। मैंने इसकी निगाहों के चाबक अपने जिस्म पर पड़ते महसूस किए। गोया वो कह रहा था, रघु, तूने मेरी बात नहीं मानी और घोड़ी ले आया, तूने बुरा किया। लेकिन मलक का सलूक बड़ा मुख्तलिफ था और सुल्ताना हैरान था। आखिर मलक को क्या हो गया है? वो मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देख रहा था जिसमें सरजनश थी, जैसे वो कह रहा था, रघु, ये तूने क्या सितम किया। मेरी नसीहत के बावजूद लाडो को लेकर आ गया। अब लाडो यहाँ से नहीं जा सकती। इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझसे कोई भारी गलती सरजद हो गई है। मलक ने मेरी खातिर तवाज़ो में कोई कमी न छोड़ी। उसने मैंने उसे अपना हाथ दिखाया जिसमें सुराख हो चुका था। सब लोग हैरत व तअज्जुब से मुझे देखते रहे। मैंने कहा मैं 3000 रुपया देने के लिए तैयार था, लेकिन मलक ने मेरी पेशकश ठुकरा दी। आखिर इस ज़ख़म के बदले में लाडो को ले गया। क्या ये सुराख 3000 से ज़्यादा कीमती नहीं? अब तो लाडो पर मेरा हक है। रघु, वाकई तूने जानवर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मुझे क्या खबर थी कि तेरे दिल में लाडो का इतना प्यार है। लेकिन मलक जी, वो 1000 रुपया। ओए रघु, मैं तुझे 1000 दूंगा, लेकिन इस शर्त पर, अगर तू घोड़ी मेरे सामने ले जाए। अगरचा मलक अल्लाह जुआया ने बार के लोगों की मेज़बानी की रस्म अच्छे तरीके से निभाई और मेरे साथ मोहब्बत व शफ़क़त के साथ पेश आया, लेकिन मेरे दिल में एक नामालूम सा खौफ थरथरा रहा था। शायद वो अपने आदमियों की मदद से मुझे पकड़ ले और घोड़ी रख ले। दिल में अजीब सा वहम था, कहीं मलक मेरे लिए कोई फंदा तो नहीं तैयार कर रहा। सहपार के वक्त मैं जाने के लिए तैयार हुआ। मलक ने घोड़ी की बाग मेरे हाथ में दे दी। मैं जब सवार हो चुका तो वही बर्तरी का एहसास तारी हो गया। भला मुझे कौन रोक सकता है। मैंने ललकार कर कहा, मलक जी, मैं जा रहा हूँ, और याद रखो तुमने वादा करके मुझे 1000 नहीं दिए। मलक ने अपनी तोहमत की ढब से 1000 रुपये के नोट निकाले और कहने लगा, तू अगर मोड़ तक जाके लौट आए तो ये 1000 तेरा है। मैंने लाडो को एड़ लगाई और हवा हो गया, लेकिन अभी सिर्फ 1.5 फरलांग ही गया था कि अकब से मलक ने एक हलक से
अजीबो गरीब आवाज़ निकाली और हलक फाड़ के बोला, लाडो रुक जा। लाडो सरपट जा रही थी। मलक की आवाज़ सुनकर इन्हीं कदमों पर रुक गई। मैंने बतेरा सर मारा, एड़ लगाई, लगाम खींची, प्यार किया, मारा, लेकिन लाडो ने दूसरा कदम नहीं उठाया। मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया। अब मुझ पर सुल्ताने की बात खुली। वो मुझे क्यों रोकता था कि मैं लाडो को लेकर इस इलाके में न आऊं। वो मलक की आवाज़ पर लगी हुई थी और इसकी मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स लाडो को नहीं ले जा सकता था। मेरा सारा बदन पसीने में भीग गया। कोई जतन ऐसा न था जो मैंने आजमाया न हो, लेकिन घोड़ी पर कोई असर न हुआ। वह जूं की तूं खड़ी रही। आखिर मलक की आवाज़ सुनाई दी, रघु, जब तक मैं न कहूँ लाडो क़यामत तक यहाँ से नहीं हिल सकती। शुक्र कर इस दिन मैं बर वक्त बेदार न हो सका, वरना तू घोड़ी और जान दोनों से जाता। मलक वाकई ठीक कहता था। अब उसने एक और तमाशा दिखाया। न जाने उसने अपनी आवाज़ से क्या इशारा किया कि लाडो उल्टे कदमों वापस चलने लगी। मैंने उसे हर मुमकिन तरीके से रोका, लेकिन वो उल्टे पांव मुझे फिर मलक के पास ले गई। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त कहका लगाया और मैं शर्मसार होकर घोड़ी से उतर आया। मैं इस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और इसमें समा जाऊं। मलक ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। रघु, इस दिन तू घोड़ी नहीं अपनी किस्मत ले गया था। मलक जी, तुम ठीक कहते हो। वाकई मैं हार गया, मगर घोड़ी वापस नहीं दूंगा। पगले लाडो, अब तेरी हो चुकी। मलक की ज़बान से ये बात सुनकर मैं उससे लिपट गया और बोला, मलक जी, मैं कल ही 3,000 रुपये अदा कर दूंगा। मलक ने गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूरा और तल्ख लहजे में कहने लगा, ओए रघु, कुत्ता ना बन। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कोई बाप अपनी औलाद की कीमत नहीं लेता। लाडो का रुपया लेते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी। इस तरह मलक ने लाडो मुझे सौंप दी। मैंने जीवन में बेशुमार आदमी देखे हैं, बड़े बड़े हातम ताई भी और कंजूस भी, शाह और फ़कीर भी, लेकिन मलक अल्लाह जो आया की शान ही कुछ और थी। मैंने ऐसा खरा, साफ को, साफ दिल आदमी आज तक नहीं देखा। जब उसने घोड़ी मुझे बख्श दी और कीमत लेने से इनकार कर दिया तो सुल्ताने के चेहरे पर इत्मीनान की लहर पैदा हुई, वरना पहले वो बड़ा बेचैन नज़र आता था और उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर चाबुक मार रही थी। मलक अल्लाह जो आया के साथ मैंने सुल्ताने के दिल में भी एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। अब मैं महसूस करता हूँ, पहले रोज़ उसने मुझे जो धमकी दी थी वो खाली धमकी न थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसकी अहमियत मुझ पर 3 माह के बाद वाज़ेह हुई। इस रात अगर मलक बर वक्त बेदार हो जाता तो न सिर्फ इसकी एक ही आवाज़ लाडो के पाँव की जंजीर बन जाती, बल्कि मेरा जिस्म भी बर्छियों से छिद जाता और मुझे हमेशा के लिए लाडो से हाथ धोना पड़ते। लेकिन कुदरत मुझ पर मेहरबान थी। इस रात मलक की आंख न खुली और मैं घोड़ी लेकर निकल गया। पर चौधरी जी, आप ये न समझे, रघु चूड़ा निकला और मलक की बख्शी हुई घोड़ी ले आया। वाह गुरु की कसम, उस दिन के बाद मैं मलक को अपना बाप समझने लगा हूँ और वो भी बेटी की तरह मुझसे प्यार करता है। मैंने लाडो के बदले इसके ऐसे ऐसे काम किए कि अगर वो हज़ारों रुपया सर्व कर देता तब भी ना होते। अब मेरा और उसका रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता। वो जब मुझे बुलाता और पैगाम भेजता है, मैं बिजली की तरह उड़कर इसके पास पहुंच जाता हूँ। वो मुझे देख कर निहाल हो जाता है। पहले बार के लोगों के मुतल्लक मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन लाडो की बदौलत मुझे मालूम हुआ वो मोहब्बत करने वाले खरे लोग हैं। एक मर्तबा ज़बान से जो कह देते हैं इस पर ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। मलक ने मुझे भी आदमी बना दिया और अब मेरा वक्त अक्सर उसी के पास सर्फ होता है। यह कहकर रघु खामोश हो गया। हवेली में लाडो के हिनहाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं कमरे से उठकर बाहर आ गया। 1 मार्च 1947 का दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता। इस तारीख को रघु हमारा मेहमान था, माछे का वो मशहूर डाकू जिसे लोग बलाय आसमानी के नाम से याद करते थे। उसने वो रात भी हमारी हवेली में गुजारी और लाडो की बातें सुनाता रहा।
वो बातें 34 साल गुजरने के बाद आज भी मेरे हाफजे पर नक्श हैं और मुझे यूं महसूस होता है जैसे ये कल का वाक़या है। आज इसकी बातों पर कहानियों का गुमान होता है, लेकिन वो कहानियाँ न थीं, हैरत अंगेज़ वाक़यात थे जो रघु के साथ पेश आए।